हेलो। मैं हूं देवेन महाजन और मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में। मैं आज चर्चा करने वाला हूं आपसे फॉरेन कैपिटल के बारे में, विदेशी निवेश। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कैपिटल की, थोड़ा सा मैं आपको 1947 से पहले की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स थे, ईस्ट इंडिया कंपनी उन्होंने यहाँ पर बनाई और उसका पर्पस था यहाँ से रिसोर्सेज को इंग्लैंड ब्रिटेन में लेकर जाना। लेकिन साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी लेकर आए यहाँ पर, टेक्नोलॉजी को और मैन पावर भी लेकर आए। अपने तरीके से उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को यूज़ भी किया, एक्सप्लॉयट भी किया हमारे रिसोर्सेज को। लेकिन फॉरेन कैपिटल का कह सकते हैं आपकी थोड़ा सा यहाँ पर भी फंडा देखने को नज़र आता है। वो बात अलग है कि भारत को उसका नुकसान हुआ है, फ़ायदा उस पर मैं नहीं जाऊँगा। तो आज के दौर में भी फॉरेन कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फॉरेन कैपिटल जो है अलग अलग तरह से, दिस इज़ नॉट द केस ऑफ इंडिया ओनली। किसी भी कंट्री में फॉरेन कैपिटल हो सकता है। अगर इंडिया की कोई कंपनी किसी और कंट्री में, साउथ अफ्रीका में जाकर या किसी और कंट्री में, हम बात करें अफ्रीकन कंट्री होती है, एशिया की कोई और कंट्री या कहीं भी वर्ल्ड की किसी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करती है तो फॉरेन कैपिटल उस कंट्री के लिए बन जाएगा। सिमिलरली इंडिया में कोई इन्वेस्टमेंट होती है किसी बाहर की कंट्री की, यूएस की हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया की हो सकती है, कनाडा की हो सकती है, जापान की हो सकती है, तो उसे भी फॉरेन कैपिटल इंडिया के सेंस में मानेंगे। अगर हम बात करते हैं फॉरेन कैपिटल किस किस तरह से किसी कंट्री में आता है, और अभी तो इंडिया की कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ फोकस मेन हमारा वहीं पर रहेगा। तो हम यहाँ के फॉरेन एड की बात करते हैं, जो मेन हमारे यहाँ फॉरेन एड हो सकता है। तो फॉरेन एड क्या है, थोड़ा सा इस बारे में हम आगे बातचीत करेंगे। फॉरेन एड एक सोर्स हो सकता है। दूसरा फॉरेन जो गवर्नमेंट है उनकी तरफ से वो ग्रांट मिल सकती है दूसरी कंट्री को, यानी कि मान लीजिए हमारे इंडिया को भी ग्रांट मिलती है किसी और कंट्री से, तो वो फॉरेन गवर्नमेंट की ग्रांट हो गई। उसी तरह से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो अपने किसी दूसरी कंट्री में अपने फंड्स प्रोवाइड करवाती हैं। उसी तरह से कमर्शियल बोरिंग्स भी होती हैं। कमर्शियल बोरिंग्स ये बिजनेस पर्पस में होती हैं, तो ये भी हम थोड़ी आगे बात करेंगे। उसी तरह से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी दूसरी कंट्री में आकर। तो फॉरेन एड की अगर हम बात करें, फॉरेन एड में बेसिकली कंसेशनल जो लोन्स है वो प्रोवाइड करवाती है एक कंट्री दूसरी कंट्री को। मान लीजिए इंडिया में कोई बाहर की कंट्री, दूसरी कंट्री, यूएसए कोई और इकोनॉमी हमारे यहाँ पर एड प्रोवाइड कराती है कंसेशनली। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी लो, या कम होगा या ना हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो, या उसी तरह से प्रिंसिपल रीपेमेंट का भी कोई इशू शायद होना, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। तो पर्पस क्या रहता है फॉरेन एड का? एक तो फॉरेन की करेंसी डोमेस्टिक कंट्री में आती है। इंडिया के केस में इंडिया में हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी आएगी। फॉरेन की टेक्नोलॉजी उससे आती है, हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी। अगर देखिए कई कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी हमसे एडवांस हो सकती है और कई मामलों में हम लोग आगे हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज में चलता रहता है। हम लोग देखिए अगर तो चाइना के प्रोडक्ट को हम लेते हैं तो टेक्नोलॉजी वाइज कहीं ना कहीं एडवांस हमें प्रोडक्ट नज़र आते हैं, जबकि इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की टेक्नोलॉजी भी बहुत बेहतरीन बनती जा रही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड चाइनीज़ इकोनॉमी ओवरटेक करने की भी कोशिश कर रही है आज के दौर में। कोविड-19 के दौर में भी देखिए यूएस की इकोनॉमी भी कोई। तो ये टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वे कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। तो टेक्नोलॉजी से आती है कंट्री से दूसरी कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी मिलती है। फॉरेन की मशीन्स, फॉर एग्जांपल मशीन्स, किसी के पास बेहतरीन मशीन्स है फॉरेन में, फॉरेन कंट्री के पास, उसकी वजह से दूसरी कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में मान लीजिए इंडिया की बात करें तो यहाँ पर बेहतरीन मशीनें आने की बात बन जाती है। तो हम फॉरेन एड में भी बात करें, फॉरेन एड में ऐसे कौन कौन से डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जहाँ से फॉरेन एड मिलती है। आईएमएफ जैसे एक मैं बात करूँ, इंस्टीट्यूशन तो बहुत सारे लेकिन कुछ एक के नाम लेता हूँ। जैसे आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वो किसी न किसी वे में फॉरेन एड प्रोवाइड करवाता है। उसी तरह से अगर आप देखें वर्ल्ड बैंक है, ये अलग अलग इंस्टीट्यूशन, ये डिफरेंट वाइड टॉपिक है अपने आप में कि वर्ल्ड बैंक क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, इनका क्या सिस्टम रहता है। खाली नाम ले रहा हूँ यहाँ पर मैं, उसके अलावा डिटेल में डिस्कशन तो इसके बारे में भविष्य में भी हो सकती है। इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, आईडीए जिसे कहा जाता है। तो ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फॉरेन एड प्रोवाइड करती है दूसरी कंट्री को, डोमेस्टिक कंट्री को। जैसे हमारे इंडिया में अगर एड प्रोवाइड करती है ये, तो हमारे लिए फॉरेन कैपिटल बन जाता है। उसी तरह से कुछ एक प्रोजेक्ट्स पे आपने सुने कि यूनाइटेड नेशंस के प्रोजेक्ट मिलते हैं। उसी तरह से यूनाइटेड नेशंस के अलावा डब्ल्यूएचओ के प्रोजेक्ट्स, मान लीजिए हेल्थ के रिगार्डिंग, जैसे आजकल कोविड-19 के प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है डिफरेंट डिफरेंट, क्योंकि डब्ल्यूएचओ मेन अथॉरिटी है जो डायरेक्शंस इन दिनों में दे रहा है वर्ल्ड की इकोनॉमीज पे। कहीं ना कहीं क्वेश्चंस भी उसके ऊपर उठे हैं इस दौरान कि चाइना को इन्होंने फेवर किया है, लेकिन चलो मैं उस इशू पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फॉरेन कैपिटल की। इस तरह की अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है
फॉरेन एड वो भी यहाँ फॉरेन कैपिटल के सेंस में आता है। उसी तरह से हमने फॉरेन ग्रांट की बात कर दी, हमने एशियन डेवलपमेंट वर्ल्ड बैंक की बात कर ली, IMF की बात कर ली। उसी तरह से कमर्शियल बोरिंग्स भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। फॉर एग्जांपल कि फॉरेन बैंक जो लोन प्रोवाइड करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को, डोमेस्टिक इंडिया में किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या फिर गवर्नमेंट ने लोन लिए फॉरेन के किसी बैंक से, डिपेंड करता है क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस रहती है। फॉर एग्जांपल यूएस एक्सिम बैंक, यूएस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैंक है, वो फंड्स प्रोवाइड करता है, चाहे वो इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं चाहे किसी और कंट्री में। तो उसी तरह से जापानीज एक्सिम बैंक है, जैसे जापान का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का बैंक है, अगर वो लोन प्रोवाइड करवा रहा है तो ये भी फॉरेन कैपिटल के सेंस में आएगा। उसी तरह से एनआरआई डिपॉजिट्स भी एक इम्पॉर्टेंट इशू है। एनआरआई डिपॉजिट्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो भारतीय यहाँ से बाहर किसी भी कंट्री में किसी बिजनेस के पर्पज से या किसी दूसरे पर्पज से वहाँ पे रहते हैं, यूएस में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, चाहे वो जापान में है, चाहे वो जर्मनी में, फ्रांस में है, जहाँ कहीं भी है, वो अर्निंग कर रहे हैं। अर्निंग करने के बाद वो यहाँ पर इंडिया में अपना पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं, बदले में उन्हें क्या मिलता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। एंड दिस इज ए वेरी मच इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस टू इंडिया। इंडिया में जो पैसा आ रहा है कैपिटल के लिए, कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फायदे की चीज़ साबित होती है इंडिया के लिए। उन लोगों को इंटरेस्ट मिलता है और इंडिया को कैपिटल मिलता है। किसी और कंट्री, यहाँ तो एनआरआई कहते हैं, किसी और कंट्री में भी उसी तरह से उस कंट्री के लोग, जैसे मान लीजिए इंडिया में किसी और कंट्री के लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपनी कंट्री को जो पैसा भेजेंगे तो उस कंट्री के लिए वो कैपिटल हो गया। तो अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह से हो सकते हैं? फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगला एक पॉइंट कहूँगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मान लीजिए कि एक कंपनी में, इंडिया की कोई कंपनी है, उसमें फॉरेन की किसी कंपनी ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर दी। ये इन्वेस्टमेंट शेयर्स में हो सकती है या डिवेंचर्स में हो सकती है। शेयर्स अगर परचेज करते हैं तो उन कंपनीज को डिविडेंड मिल जाता है। अगर वो डिवेंचर्स परचेज करते हैं, बॉन्ड परचेज करते हैं, तो उसके बदले में उन्हें इंटरेस्ट मिलता है। तो ये अब ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, ये भी दो तरह की आप इसे ले सकते हैं। एक होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI जिसे कहते हैं। FDI इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का 1991 का जो दौर हमारे यहाँ रहा, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उसके बाद FDI को हमारे यहाँ अलाउ किया गया। अलग अलग टाइम्स पे नॉर्म्स डिफरेंट है, वो भी डिटेल टॉपिक डिस्कशन का अपने आप में, यहाँ पे मैं उससे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, डिस्कस नहीं करेंगे। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का एक तो पर्पस रहता है कि फॉरेन की जो कंपनी है, डोमेस्टिक कंट्री है, मान लीजिए इंडिया में कोई कंपनी एस्टेब्लिश है, उसमें इन्वेस्टमेंट करती है या अपने आप में फुल फ्लेज यहाँ कंपनी बना लेती है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। डिपेंड करता है किसी सेक्टर में क्या नॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इंश्योरेंस सेक्टर की बात करता हूँ, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। तो भारतीय जो ग्रुप है वो इंडिया का ग्रुप है, एयरटेल जियो का ब्रांड टेलीकॉम सेक्टर में है। भारतीय एक्सा इन्होंने इंश्योरेंस की कंपनी, भाई एक्सा जो है ये बाहर फॉरेन की कंपनी है। उसी तरह से मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है। मैक्स जो है यहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है, न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस, ये शायद US की है। तो ये इन्होंने कोलैबोरेशन किया। तो उसी तरह से वालमार्ट, रिटेल सेक्टर में अगर हम बात करें तो वालमार्ट को अलाउड किया गया, उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई पिछले कुछ साल पहले कि वो FDI कर सकती है। आपने कुछ टाइम पहले, 2-4 साल पहले सुना होगा कि गवर्नमेंट ने बजट में अलाउ किया था कि हम अपने आर्मी के जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनको भी यहाँ पे FDI अलाउ कर लेंगे, जो कि पहले नहीं होता था। यानी कि इंटरनेशनल जो टेक्नोलॉजी बाहर कहीं बढ़िया आर्मी के जो प्रोडक्ट्स वो बन रहे हैं, वो यहाँ पर डायरेक्टली बना सकते हैं FDI की। तो मैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में इस तरह का अलाउ करते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें। दूसरा तरीका है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हम कह देते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करें, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की, इनकी सबसे बड़ी बात होती है अपने फायदे के लिए एकदम से पैसा लगाते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमी में, उसके बाद अचानक ही पैसा विड्रॉ भी कर लेते हैं। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, होती है नहीं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। उन्हें अगर कोई इकोनॉमी बढ़िया नजर आती है तो वहाँ पे पैसा लगाते हैं, और एकदम से जब नहीं नजर आते एकदम से पैसा निकाल लेते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली परमानेंट इन्वेस्टमेंट है, जबकि FI एक परमानेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। ये शेयर्स और डिबेंचर्स परचेज करते हैं किसी इंडियन कंपनी में, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम बात करें, और लेकिन मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं करते हैं। मान लीजिए फॉरेन की कोई इंश्योरेंस कंपनी है या गवर्नमेंट कोई बैंक है, वो इंडिया में यहाँ पर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल FDI नहीं FII के थ्रू करता है। तो इससे वॉलिटिलिटी भी क्रिएट करता है कहीं स्टॉक मार्केट्स में। हम देखिए, अगर अप्स एंड डाउन्स, वॉलिटिलिटी में अप्स एंड डाउन्स भी स्टॉक मार्केट्स में इसकी वजह से हो जाते हैं, क्योंकि अचानक ये पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, अचानक ये पैसा डाल देते हैं। यार ये फायदे की बात रहती है किसी कंट्री के लिए, FIIs भी। उसी तरह से इंडियन कंपनीज अगर कोलेब्रेशंस करती हैं किसी फॉरेन की कंपनी के साथ, कोलेब्रेशन की मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। अभी हाल के दिनों में रिलायंस का कोलेब्रेशन फेसबुक के साथ रहा,
उन्होंने क्या किया उस पर मैं डिस्कशन नहीं ज़्यादा करूँगा, लेकिन कोलेब्रेशन रहा। उसी तरह से कई बार बैंक्स भी कोलेबरेट कर लेते हैं, इंडिया का बैंक हो गया, बाहर का बैंक हो गया, फॉरेन का बैंक हो गया, या जैसे और किसी सेक्टर में अगर आप देखें टेक्नोलॉजी वाइज किसी और इकोनॉमी की बढ़िया टेक्नोलॉजी सप्लाई करते हैं और हमारी टेक्नोलॉजी मान लो इतना एडवांस नहीं है, तो हम यहाँ पर टेक्नोलॉजी उनसे ले लेते हैं, आपस में कोलेबरेट कर लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस। अब फॉरेन यहाँ पर जब हम कैपिटल की बात करते हैं, एक और इसमें वर्ड आता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, जीडीआर इसे हम कहते हैं। ये क्या होता है कि इंडिया की कोई कंपनी है, फॉरेन से पैसा लेने के लिए जीडीआर इशू करती है, ग्लोबल डिपॉजिट रिसिट्स। उसी तरह से एडीआर भी होता है, अमेरिकन डिपॉजिट रिसिट्स। अमेरिकन डिपॉजिट्स उसके थ्रू भी पैसा ले लेते हैं। उसी तरह से फॉरेन कन्वर्टिबल बॉन्ड्स, एफसीसीबी जिसे हम कहते हैं, फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ये भी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं फॉरेन के कैपिटल को अपने अट्रैक्ट करने के तरीके हैं। अब अगर हम बात करें फॉरेन कैपिटल के कुछ बेनिफिट्स की बात करें, जैसे हमने कहा नेचुरल रिसोर्सेज जो है किसी कंट्री के, फॉर एग्जांपल इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज उनका यूज़ नहीं, यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, और किसी कंट्री के पास बढ़िया नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के तरीके टेक्नोलॉजी वाइज या अदरवाइज, तो वहाँ कोलैबोरेशन कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसी तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंट्री के पास आ जाती है, जो कि अपने आप किसी डोमेस्टिक इकोनॉमी ना हो, तो फॉरेन कैपिटल से फ़ायदा हो जाता है। फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट मिलता है, फॉरेन उस कंट्री की एक्सचेंज हमारे यहाँ से एक्सचेंज ट्रांसफ़र भी होता है, करेंसी जाती भी और वहाँ से करेंसी आती भी, तो ये भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इंपॉर्टेंट है। फॉरेन की इकोनॉमी जब यहाँ पर कैपिटल लेकर आती है तो अपने एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन करती हैं, क्योंकि पैसे के इंपॉर्टेंट इशू है। टेक्नोलॉजी वाइज बेनिफिट्स मिलते हैं डोमेस्टिक इकोनॉमीज को। उसके अलावा लेकिन इन्फ्लेशन के ऊपर भी कंट्रोल कहीं ना कहीं रहता है, क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी, तो महंगाई की जो समस्या है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए फ़ायदेमंद रहती है सारी बातें डोमेस्टिक इकोनॉमीज़ के लिए। कहीं ना कहीं नुकसान भी नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, जो अगर हम बात करें जैसे चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे यहाँ बिकते हैं, नुकसान क्या है, जैसे डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है उसको अफेक्ट होता है। हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल साउंड नहीं है इतनी बढ़िया, तो जो फॉरेन की जो टेक्नोलॉजी है ओवरटेक कर सकती है हमारी टेक्नोलॉजी को। जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं जिनको टेक्नोलॉजी साउंड है, उनके लिए वो नुकसान वाली बात हो सकती है, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए नुकसान। हम बहुत हद तक फॉरेन डिपेंडेंस हमारी हो सकती है कि वहाँ से कैपिटल आएगा तब हम पैसे का यूज़ करेंगे, तब हमारे पास रिसोर्सेज जनरेट होगी, ये भी अपने आप में नुकसान वाली बात हो सकती है। अनसर्टेनिटी भी बनी रहती है। कैसे अनसर्टेनिटी इन दिनों में देखिए आप, कोविड-19 के दौर में क्या रहा कि जो हमारे यहाँ पर एक इशू रहा कि जैसे फार्मा सेक्टर की बात करूँ, तो फार्मा सेक्टर में रॉ मटेरियल जो है चाइना से आता, तो चाइना में युआन जो है वहाँ से रॉ मटेरियल या और जगह से चाइना से रॉ मटेरियल आता, तो हमारे यहाँ फार्मा सेक्टर उसका बड़ा नुकसान हुआ, तो हमारी डिपेंडेंसी बढ़ गई। तो डिपेंडेंसी हो गई तो हमारे लिए नुकसान की बात है, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लम वाली क्रिएशन हो जाती है। इन दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने जैसे अपील किया हुआ टेक्नोलॉजी, हमें अपने यहाँ टेक्नोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, नए रिसोर्सेज जनरेट करने पड़ेंगे इंडिया को, ताकि हमारी डिपेंडेंसी कम से कम हो फॉरेन इकोनॉमीज के ऊपर। तो ये अपने आप में सोचने वाली बात है, समय के साथ हमें इनके फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, थैंक यू सो मच। दीजिए इजाज़त देवेंद्र महाजन को। मैंने ब्रीफ में थोड़ा समझाने की कोशिश की कि फॉरेन कैपिटल क्या होता है और किस तरह से एक इकोनॉमी को इफेक्ट कर सकता है। तो इंडियन कंटेक्स्ट में मैंने जनरली बात की, किसी और कंट्री के बारे में बात करें तो वहाँ पर फॉरेन कैपिटल सेम पैरामीटर्स रहेंगे, नॉर्म्स इनके डिफरेंट हो सकते हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन डिफरेंट हो सकते हैं, यही इश्यूज़ हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीजिए इजाज़त देवेंद्र महाजन को, शुक्रिया।